हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज है मंथ का पहला दिन। 1 जुलाई के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है, आराम से नोट कीजिए और पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप कलेक्ट कीजिए। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के हमारे पहले क्वेश्चन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का इनॉग्रेशन किया। इसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है? देखिए, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में 70% से ज्यादा हल्दी का उत्पादन इंडिया करता है। सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हल्दी का इंडिया। अब यहां पर हाल ही में नेशनल टर्मरिक बोर्ड का इनॉग्रेशन किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने, और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा तेलंगाना के निजामाबाद में। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक हम टर्मरिक एक्सपोर्ट में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त कर पाए। तो इसीलिए टर्मरिक सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया और इसके लिए 200 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। कहां पर है बोर्ड? तो बोर्ड देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा तेलंगाना के निजामाबाद में। ठीक है। भारत में टर्मरिक का रिसर्च और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यह बोर्ड काम करेगा। 2025 में इसकी स्थापना की जा चुकी थी, अब फाइनली इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तेलंगाना निजामाबाद में इसका हेडक्वार्टर है और यहां पर पहले अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो यह पल्ले गंगा रेड्डी है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के पहले अध्यक्ष। और यह बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत गठित किया गया है। अब टर्मरिक के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे वर्ल्ड में जितना भी हल्दी का उत्पादन होता है 70% भारत में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है हल्दी को। अभी एक ट्रेंड भी काफी चल रहा है हल्दी का, तो इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा कंज्यूमर और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। भारत में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा हल्दी का प्रोडक्शन करता है। रॉ के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? रॉ, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस वीक के नाम से जाना जाता है, भारत की खुफिया एजेंसी है। इसके हाल ही में नए प्रमुख या हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है पराग जैन को। पराग जैन की बात करें तो एक आईपीएस अधिकारी हैं भारत में, पराग जैन। ठीक है। ये रॉ के एविएशन रिसर्च सेंटर में भी काम कर चुके हैं, प्रमुख हैं, और अब रॉ के चीफ के रूप में इन्हीं को अपॉइंट किया गया है। अभी तक रॉ के चीफ के पद पर रवि सिन्हा थे। 1 जुलाई को इनका कार्यकाल खत्म होगा और रवि सिन्हा की जगह 1 जुलाई को अपने पद की शपथ लेंगे पराग जैन। तो रॉ के नए चीफ बने हैं पराग जैन, मतलब आज इन्होंने ये अपने पद की शपथ ले लेंगे। 2 साल का इनका कार्यकाल होने वाला है, यहां से 2 साल के लिए। रॉ की स्थापना 1968 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। वर्तमान चीफ हो गए पराग जैन, और इसके पहले चीफ की बात करें तो रामेश्वर नाथ काओ इस संस्था के पहले चीफ थे। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस वीक भारत की खुफिया एजेंसी है। मूवीज में आपने काफी बार नाम सुना होगा, काफी बार देखा होगा, मूवीज में तो काफी नाम चलता है। ठीक है। और काम भी बहुत अच्छा करती है वर्ल्ड लेवल पर। यहां पर ऑफर ऑफ द डे की बात करें अगर हम, तो आप सभी के लिए इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, जहां पर आपको इंग्लिश के रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। हर टॉपिक की आपको यहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, मॉक टेस्ट आप लगा पाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट भी यहीं पर अवेलेबल हो जाएंगे इंग्लिश के। तो इंडिया की किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे सेंट्रल की एग्जाम हो, स्टेट की एग्जाम हो, जहां पर भी इंग्लिश पूछा जाता है, ये कोर्स आपके लिए बहुत ही मदद करेगा। काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए ये आपके पास अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कीजिए। एप्लीकेशन को भी चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपको एप्लीकेशन पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। काफी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको वहां पर अवेलेबल है, तो चेकआउट कीजिए। और इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट ही इसे अवेल कर सकते हैं। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में चर्चा में रहा करियाचल्ली द्वीप या आइलैंड कहां पर स्थित है? करियाचल्ली आइलैंड ये देखने को मिलेगा हमें तमिलनाडु के दक्षिण में। तमिलनाडु के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी में ये एक आइलैंड है।
अभी सुर्खियों में ये इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु सरकार इसके रिस्टोरेशन के लिए काम कर रही है, इसको पुनर्जीवित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है ताकि इस पर्टिकुलर आइलैंड को, करियाचल्ली आइलैंड को वापस पुनर्जीवित किया जा सके। ये जो रिस्टोरेशन का काम है तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कर रही है। वैसे इसके पहले भी तमिलनाडु काफी सारे द्वीपों को सेव करने के लिए काम कर चुका है। जैसे कुछ समय पहले तमिलनाडु का जो वॉन आइलैंड था, यह भी काफी सुर्खियों में था क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने इसके रिस्टोरेशन के लिए काफी काम किया था। और अब करियाचल्ली आइलैंड अगर पूछा जाता है किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है। तो इसके रिस्टोरेशन के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट काम कर रही है। तमिलनाडु का हिस्सा है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में देखने को मिलता है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, उसके कारण करियाचल्ली आइलैंड लगातार डूबता जा रहा है, इसीलिए भी इसका रिस्टोरेशन जरूरी है। अब तमिलनाडु सरकार और वर्ल्ड बैंक की एक स्कीम चलती है, एक इनिशिएटिव चलता है, काफी फेमस है, तमिलनाडु सस्टेनेबलरी हार्नेसिंग ओशन रिसोर्स इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है जो कि तमिलनाडु सरकार और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर चलाया है। आपको पता है तमिलनाडु जो कि दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्व में देखने को मिलता है, काफी सारे छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलते हैं तमिलनाडु में। अब बढ़ते हुए जल स्तर के कारण ये लगातार डूबते जा रहे हैं या फिर खत्म होते जा रहे हैं, तो इनके रिस्टोरेशन के लिए काम किया जा रहा है लगातार। वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु सरकार का सहयोग किया है। इसके सहयोग से, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2024 में इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। अब इसके लिए 1675 करोड़ रुपए का टोटल बजट रखा गया और 5 साल की अवधि में काफी सारे छोटे छोटे द्वीप को तमिलनाडु सरकार और वर्ल्ड बैंक मिलकर यहां पर रिस्टोर करेंगे, वापस उन्हें पुनर्जीवित करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो पहली चीज तो कि समुद्री प्रदूषण को कम करना है ना, इसके लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लाया गया है। जो समुद्र में द्वीप हैं छोटे छोटे, उनको सहेजना, उनकी रक्षा करना और जो मरीन बायोडायवर्सिटी है उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए लगातार प्रयास करना। तो इसके लिए इनिशिएटिव लाने का श्रेय दिया जाता है तमिलनाडु सरकार और वर्ल्ड बैंक को संयुक्त रूप से। भारत का पहला ओवरपास वन्यजीव गलियारा किस एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है? इंडिया का पहला ओवरपास वन्यजीव गलियारे की यहां पर बात की जा रही है, जो कि किसी एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। तो यह हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब राजस्थान से होकर गुजरता है ना, तो एक वहां पर रणथंबोर टाइगर रिजर्व बहुत ही फेमस है। तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व में जो ह्यूमन और जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, जो वन्य जीव और मनुष्य के बीच में जो आमना सामना होता है, जो संघर्ष होते हैं, उसको रोकने के लिए, वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए पर्टिकुलर एक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। ये दो तरीके के बनाए जा सकते हैं, एक है ओवरपास और एक है अंडरपास। देखिए क्या होता है, अगर आप यहां पर ये इमेज देख पा रहे हैं, एक हाईवे निकल रहा है, ठीक है। अब पूरा ये हाईवे जंगल से होकर जा रहा है। अगर हाईवे पर जीवों को पास करने के लिए अगर ब्रिज ऊपर से बनाया जा रहा है, तो ये है ओवरपास। अब इसके ऊपर से यहां पर कोई भी हो, शेर हो, बाघ हो, हिरण और कोई भी जानवर है ना, XYZ, अगर ये पास करता है, ऊपर से जा रहा है, तो ये हो गया ओवरपास, ठीक है। अब इससे क्या होगा, सड़क पार करने का जो वन्य जीवों का खतरा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि भाई हाईवे, एक्सप्रेसवे, यहां पर अगर हम स्पीड देखेंगे तो 120 150 की स्पीड होगी। अब कोई भी अगर जंगली जानवर सामने आ जाता है, तो ना तो गाड़ी रुकना है इतने स्पीड में, वो भी मरेगा, जानवर भी मरेगा, और यहां पर जो गाड़ी में होगा वो भी जाएगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए अंडरपास या ओवरपास, तो ये तो हो गया ओवरपास। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसे हाईवे, एक्सप्रेसवे या जो अगर रेल की पटरियां है, तो वो ब्रिज के ऊपर से जाती है और जो जानवर है ना वो पास करते हैं नीचे की तरफ से, तो ये हो जाता है अंडरपास। आई होप समझ में आया होगा। तो भारत का पहला ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो किसी एक्सप्रेसवे पर बना है, यह बनाया गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, ठीक है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बनाया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इसे 5 ओवरपास और 1 अंडरपास का निर्माण किया गया है और यह टोटल कॉरिडोर बनाया गया है 12 किलोमीटर का। इसमें एक अंडरपास जिसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर है, यह भारत का सबसे लंबा अंडरपास है जो कि रणथंबोर में देखने को मिलेगा। पूरा कॉरिडोर रणथंबोर टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है राजस्थान राज्य में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अंडरपास और ओवरपास की जरूरत क्यों होती है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्यों बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, यह भी आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ही उद्देश्य है, मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करना और दोनों की रक्षा करना ताकि जानवर हाईवे, एक्सप्रेसवे या फिर रेल की पटरियां पार न करें। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है, बहुत ही फेमस है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। रणथंबोर फोर्ट के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। इसका टोटल एरिया 1334 वर्ग किलोमीटर का है। 1974 में यह टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और फाइनली 1980 में एक नेशनल पार्क के रूप में इसे मान्यता दी गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये अभी बन रहा है। ठीक है, मुंबई से दिल्ली तक जाएगा, 1350 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, दिल्ली से मुंबई को जोड़ेगा। कहां से होकर गुजरेगा, तो दिल्ली से आएगा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में इसका निर्माण देखने को मिलेगा। 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था, 80% काम पूरा हो चुका है, 2027 तक इसका पूरा होने की संभावना है। आगे चलेंगे। नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को किसके सम्मान में मनाया जाता है? पहली चीज तो ये कि नेशनल डॉक्टर डे या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 जुलाई को और यह मनाया जाता है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में। पश्चिम बंगाल बैकग्राउंड से आते हैं डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, तो इनके सम्मान में मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। पहली बार 1 जुलाई 1991 में मनाया गया था। 2025 की थीम की बात करें, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, ये 2025 में नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की बात करते हैं। पहली चीज तो कहां से, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के पहले सीएम रह चुके हैं 1950 से 1952 तक। विशेषता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है इनको। स्थापना तो की ही थी, इसके अलावा दूसरे अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने पद संभाला है। ठीक है, तो पहले डॉक्टर जीवी देशमुख थे अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, और बाद में फिर रॉय ने अपना पद संभाला, बीसी रॉय ने। तो 1929 से 1930 तक दूसरे अध्यक्ष भी रहे हैं इस संस्था के। भारत सरकार ने 1991 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था और इन्हीं के सम्मान में एक अवार्ड भी दिया जाता है नेशनल लेवल पर, बीसी रॉय नेशनल अवार्ड। ओके, तो ये भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है हर साल ऐसे किसी व्यक्ति को जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया हो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना का इनको श्रेय दिया जाता है, भारत में मेडिकल सेक्टर के लिए सबसे बड़ा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी जितने भी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेजेस है, उनका एक एसोसिएशन है। ठीक है, गवर्नमेंट और मेडिकल सेक्टर के बीच में एक ब्रिज की तरह ये काम करता है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और डॉक्टर आर.वी. अशोकन वर्तमान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय चिकित्सक डे से था, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। उज चेस कप जीतकर भारत के शीर्ष क्रम के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? उज चेस कप, ठीक है, अभी इस इवेंट का आयोजन किया गया, चेस की प्रतियोगिता है। इसको जीता है भारत के आर प्रज्ञानंद ने। आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, इसको जीतकर जो फिडे रैंकिंग होती है उसमें इंडिया से टॉप पर पहुंच गए हैं आर प्रज्ञान, भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर। देखिए आयोजन कहां हुआ, तो जून 2025 में उज चेस कप का आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान में, इसीलिए इसका नाम है उज चेस कप, उज्बेकिस्तान के नाम से। ताशकंद में इसका आयोजन किया गया। भारत के आर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के नौदिर बेग अब्दुल सत्तोरोव को हराया और इस इवेंट को अपने नाम किया। और जैसे ही इस इवेंट को इन्होंने जीता,
जो फिडे रैंकिंग है उसमें सबसे हाई पर पहुंचने वाले इंडियन हो गए हैं, और पूरे वर्ल्ड में अगर कंपेयर करें तो चौथी फिडे रैंकिंग इनके नाम है हाईएस्ट। पहले पर मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे के, और फिर हम देखें तो चौथे नंबर पर आ गए हैं आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद की वर्तमान में रेटिंग 2778 हो गई है लगभग, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, हाईएस्ट रैंकिंग है फिडे की। अभी रिसेंटली जून मंथ में भारत में सबसे ज्यादा फिडे रैंकिंग वाले खिलाड़ी थे अर्जुन एरिगेसी। इन्होंने डी गुकेश को पीछे छोड़ा था अर्जुन एरिगेसी ने, और इन्होंने 2782 रैंक जो अंक है फिडे रैंकिंग में वो प्राप्त किए थे। लेकिन क्योंकि इस चैंपियनशिप में उज चेस कप में इनका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब रहा, ठीक है, अर्जुन एरिगेसी का, तो इनकी रैंकिंग गिरी है, रेटिंग गिरी है, और ये 2775 पर आ गए। और क्योंकि जीते हैं आर प्रज्ञानंद तो इनकी रेटिंग हो गई है अब 2776 से ज्यादा, ऑलमोस्ट कहाँ गई इनकी रैंकिंग, 2778 हो गई। ठीक है, तो अब फर्स्ट पे आ गए हैं आर प्रज्ञानंद। तो फिडे रैंकिंग में भारत की ओर से टॉप पर पहुंचने वाले वर्तमान में खिलाड़ी कौन है, आर प्रज्ञानंद। इन्होंने ही उज चेस कप टूर्नामेंट को अपने नाम किया। कैजुअली अगर बात करते हैं उज चेस कप की, तो नाम से ये तो समझ में आ गया कि उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाता है ताशकंद में। ठीक है, 2024 में ही ये शुरू किया गया, पिछले साल। हर साल ये आयोजित किया जाएगा। पहले विनर वो थे जिनको आर प्रज्ञानंद ने हराया, नोदिरबेक उज्बेकिस्तान के, और अब सेकेंड विनर रहे हैं आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद तमिलनाडु के चेन्नई से आते हैं। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे इंडियन है विश्वनाथन आनंद के बाद। 2022 में एशियन गेम्स में इन्होंने सिल्वर जीता था। इनको 2022 में अर्जुन अवार्ड से केंद्र सरकार ने सम्मानित किया था आर प्रज्ञानंद को। पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? सूर्यमुखी देवी बहुत ही फेमस एक क्लासिकल डांसर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब बात आती है कि किस डांस से संबंधित। तो सूर्यमुखी देवी की बात करें तो ये मणिपुर क्लासिकल डांसर हैं, बहुत ही फेमस। 85 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। आती भी ये मणिपुर राज्य से ही है। क्लासिकल डांस में इनके योगदान के कारण मणिपुर डांस को, है ना, नेशनल और इंटरनेशनली ख्याति दिलवाने के कारण इनको इसी साल 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्योंकि निधन भी अभी हुआ है और पद्मश्री भी इस साल ही मिला, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है सूर्यमुखी देवी। किस डांस से संबंधित है? तो मणिपुरी क्लासिकल डांसर है सूर्यमुखी देवी। मणिपुर डांस भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मणिपुर का है, ऑब्वियसली बात है। भगवान कृष्ण और जो राधा जी हैं उनकी लीलाओं के बारे में इस डांस में चित्रण देखने को मिलता है, उनका वर्णन देखने को मिलता है। सूर्यमुखी देवी 2025 में पद्मश्री और 2025 में निधन हो गया। मणिपुर क्लासिकल डांसर है। आगे चलेंगे। आदि कर्म योगी इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है? आदि कर्म योगी इनिशिएटिव, इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को, जनजाति कार्य मंत्रालय। अब जनजाति कार्य मंत्रालय शुरू कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जनजाति के उत्थान के लिए, जो जनजाति कम्युनिटीज है उनके उत्थान के लिए ये एक इनिशिएटिव होगा। देखो है क्या, आदि कर्म योगी इनिशिएटिव की बात करें तो भारत में क्या होता है कि जनजाति जो समुदाय हैं, ट्राइबल्स जो हैं, उनके लिए काफी सारी स्कीम्स चलती है, लगातार बहुत सारी है ना। सबसे ज्यादा लाभ मिलता है सरकारी स्कीम्स का ट्राइबल्स कम्युनिटी को। तो काफी सारी स्कीम्स है, लेकिन होता यह है कि ट्राइबल कम्युनिटीज तक वो स्कीम पहुंच नहीं पाती। क्योंकि देखिए ट्राइबल्स कम्युनिटीज जो अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में रहती है उनमें एजुकेशन कम है, अभी भी कम है। तो ऐसे केस में उन तक गवर्नमेंट स्कीम का, वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं पहुंच पाता। और होता यह कि भारत में जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है सेंट्रल या स्टेट में जो काम करते, उनमें भी इच्छा शक्ति कम होती है काम करने की। ठीक है, वो भी स्कीम को सही तरीके से पहुंचा नहीं पाते हैं ट्राइबल एरियाज तक। क्योंकि ट्राइबल एरियाज तक पहुंचने के लिए जो हमारे कर्मचारी अधिकारी, उनके पास भी संसाधनों की कमी होती है। तो ऐसे जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, अब उनको ट्रेन किया जाएगा, स्पेशली ट्रेन किया जाएगा और स्कीम्स को ट्राइबल तक पहुंचाने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाएगा।
जिन भी संसाधनों की उनके पास कमी है, जिसके कारण वो जनजाति कम्युनिटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं स्कीम्स लेकर, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसको भी दूर किया जाएगा। ठीक है, तो इनिशिएटिव का उद्देश्य कि ट्राइबल्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स को बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव को इसी उद्देश्य से शुरू किया। इसके लिए 180 स्टेट लेवल ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे, 3000 डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर तैयार किए जाएंगे, 15,000 ब्लॉक लेवल ट्रेनर्स को ट्रेन किया जाएगा हर राज्य में। आदि योगी इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन, इसको लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। देखिए, भारत में अभी हमने एक स्टैटिस्टिक्स डे पढ़ा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया था? 29 जून को। पीसी महालनोबिस पढ़ाया था मैंने आपको। तो आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? भारत में जो गवर्नमेंट के स्टेट्स होते हैं, जो डेटा होता है ना, उसको आम आदमी को समझने में काफी दिक्कत आती है। वो किसी का भी डेटा हो सकता है, गवर्नमेंट के बजट का डेटा हो, अदर जनसंख्या का कोई डेटा हो, जितने भी XYZ, तो गवर्नमेंट के डेटा को समझने में काफी दिक्कत आती है। इसीलिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने क्या किया है कि गोई स्टेट्स, ये गोल नहीं है, गोई स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। सही करना है इसको। इस एप्लीकेशन से कोई भी व्यक्ति सरकार के जो ऑफिशियल डेटा है उसको देख और समझ सकता है। अब जो सरकार का डेटा होगा ना, इस एप्लीकेशन पे बकायदा ग्राफिक्स के माध्यम से, है ना, चार्ट के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से पूरे डेटा को इस एप्लीकेशन पर समझाया जाएगा। गोई स्टेट नाम का यह एप्लीकेशन। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को इसे लॉन्च किया गया था हाल ही में। जनता को गवर्नमेंट के डेटा को समझने में मदद मिलेगी और उस डेटा को वो कहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं। जैसे अभी तक क्या होता था, गवर्नमेंट डेटा अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मेंशन किया जाता, तो उसको समझने में बहुत दिक्कत आती थी। अब इस एप्लीकेशन पर पर्टिकुलर पूरा डेटा एक ही जगह पर होगा, एक ही चीज होगी उसमें, और उसको ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से समझाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उसे यूज करना चाहता है कहीं भी, तो वहां से उस डेटा को यूज कर सकता है। मतलब डेटा ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होगी लोगों के लिए, लोग उस डेटा को आराम से समझ पाएंगे। तो इसमें जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऐसे सारे डेटा को इंक्लूड किया जाएगा। तो किसी का भी डेटा व्यक्ति को चाहिए वो सारा यहां मिल जाएगा। इसी के साथ एनएसओ द्वारा लाई गई जो भी रिपोर्ट होगी वो यहां पर मिल जाएगी, है ना। की ट्रेंड से डैशबोर्ड दिया गया जिसमें लेटेस्ट डेटा को आसानी से कोई भी व्यक्ति समझ पाएगा और कोई भी व्यक्ति डेटा को डाउनलोड भी कर पाएगा। डेटा अगर चाहिए, किसी यूज के लिए चाहिए, तो उसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने गोई स्टेट्स नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है। FIH महिला प्रो लीग की अंक तालिका में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? FIH महिला प्रो लीग, इसकी जो मेडल टेबल आई है, जो पॉइंट टेबल आई है, उसमें टॉप पर रहा है नीदरलैंड। आंसर हो जाएगा आंसर बी। पहली चीज तो देखिए, अगर हम इसके आयोजन की बात करें, FIH विमेंस प्रो लीग, ठीक है, इसका आयोजन लास्ट ईयर शुरू हुआ था नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 में यह शुरू हुआ और अब फाइनली 2025 में जून में ये बर्लिन में इसका आखिरी टूर्नामेंट खेला गया। तो ये बर्लिन में अब आके खत्म हुआ है। अलग अलग जगह पर इसका आयोजन किया गया था, तो एक पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लिया जा सकता। हॉकी का टूर्नामेंट है, पहले तो ये समझो। ठीक है। FIH विमेंस प्रो लीग, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, वो इसका आयोजन करवाता है। तो 30 नवंबर को ये शुरू हुआ था, अब 29 जून 2025 को ये बर्लिन में खत्म हुआ। पॉइंट टेबल में इंडिया 9वें नंबर पर रहा है। 9 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करती है और इंडिया सबसे 9वें नंबर पर, लास्ट पोजीशन पर रहा। पहले नंबर पर रहा यहां पर नीदरलैंड। अब इसका फायदा या नुकसान क्या है?
देखिए क्या होता है पॉइंट टेबल में, इस इवेंट में जो पहले नंबर पर होता है ना, वो वाली टीम डायरेक्ट FIH वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है। 2026 में ये वर्ल्ड कप अगले साल होना है, तो इसके लिए नीदरलैंड ने किया डायरेक्ट क्वालिफाई। ठीक है, जो टीम हारती है, जो सबसे लास्ट में, वो FIH नेशंस कप खेलती है, वो FIH वर्ल्ड कप नहीं खेल सकती। तो इंडिया अब अगला FIH वर्ल्ड कप तो नहीं खेल रहा। जो हमारी टीम है हॉकी की महिला, वो नहीं खेलेगी, वो खेलेगी FIH नेशंस कप टूर्नामेंट को। जो टीम FIH नेशंस कप जीतती है ना, वो अगली बार के इस इवेंट में जो भी सबसे लास्ट में होगी, उस टीम को रिप्लेस करके 9वें नंबर पर जाएगी। सर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, केवल इतना याद कर लो, FIH विमेंस प्रीमियर लीग 2024-25 का जो अंक टेबल है, उसमें पहले स्थान पर कौन और इंडिया की रैंक क्या है। पहले स्थान पर रही नीदरलैंड और इंडिया की रैंक रही है लास्ट। ठीक है, नीदरलैंड ने 42 पॉइंट्स अपने नाम किए फर्स्ट पर, सेकंड पर रहा अर्जेंटीना, थर्ड पर रही बेल्जियम की महिला हॉकी टीम, और हम रहे सबसे आखिरी 9वें नंबर पर। 9 ही टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करती है। विमेंस के लिए इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट है, ये हर साल ये आयोजित होता है। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर की तरह ये लीग काम करती है। ऑर्गेनाइज कौन कराता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, 9 टीमें पार्टिसिपेट करती है। 2025 में विनर रही नीदरलैंड। सबसे ज्यादा बार अभी तक ये लीग नीदरलैंड ने ही जीती है। वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे हम, क्योंकि नीदरलैंड डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी। 2026 में विमेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। ठीक है, 16 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। 14 से लेकर 30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम और नीदरलैंड में यह आयोजित होगा। इसके अलावा जो 15th एडिशन था, ये 16वां एडिशन है। 4 साल में ये एक बार आयोजित होता है, तो 2026 में आयोजित होगा। इसके पहले 15th एडिशन 2022 में आयोजित किया गया था स्पेन और नीदरलैंड में संयुक्त रूप से। तब विनर रहा था नीदरलैंड वर्ल्ड कप का, और अर्जेंटीना रहा था रनर अप। ओके, तो यहां पर 1 जुलाई के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। डिटेल में हमने एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में पुरुष चैंपियनशिप किसने जीती? तो यह जीती हॉकी तमिलनाडु ने। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किताब किसके द्वारा लिखी गई? इसे लिखा है शिखर धवन ने। बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है भारत में बोनालू त्योहार तेलंगाना में। ICC द्वारा टेस्ट क्रिकेट के लिए लाए गए स्टॉप क्लॉक नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धीमी ओवर गति को नियंत्रित करना। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 जून को। जीन रेगुलेशन को प्रभावित करने वाले DNA वेरिएंट की भविष्यवाणी करने के लिए अल्फा जीनोम नामक AI मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है डीप माइंड ने। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसे शुरू किया है राजस्व खुफिया निदेशालय ने, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? इसे स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। हाल ही में किन 2 देशों ने दशकों के बाद शांति समझौते पर साइन किए? तो यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित किया जाने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे लास्ट डे के करंट अफेयर हो गए, रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेते हैं। किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई और उसे अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? तो यह है गुप्त शासक समुद्रगुप्त। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1565 में। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसे लिखा है VD सावरकर ने, फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पहला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, किसको मापा जाता है? तीनों क्वेश्चन कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। ख्याल रखिए तब तक अपना। जय हिंद, जय भारत।